अच्छा, कंपनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी का मसला सबसे बड़ा ये है कि कंपनी टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। कंपनी टॉपिक में चेंजेस आई हैं। मतलब अगर आप बहुत पुराने सवाल करेंगे बिफोर 2016 तो पैटर्न चेंज था, एंड आफ्टर 2016 करेंगे तो पैटर्न चेंज था। तो ओ लेवल में फ्रॉम 2016 टू 2019 कोई एक या दो सवाल है, वो भी मैंने वीडियो में करा दिए होंगे। और फ्रॉम 2019 टू 2021 वो सवाल भी मैंने करवा दिए थे। तो सवाल इसके लिमिटेड हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम कि कंपनी के बारे में ये कहूँगा कि एटलीस्ट आपको कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है वो बनाना आता हो। सबसे पहली बात, अगर कंपनी में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो आपकी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये चीज़ ये आपको बनाने आता हो। और सवाल तकरीबन ऐसे ही आएंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है वो सवाल को मुश्किल बनाने के लिए आपको ओपनिंग फिगर भी दे दे, क्लोजिंग फिगर भी दे दे, और बोले ये जो डिफरेंस है ये लिखें। आपको ओपनिंग फिगर दे दे, क्लोजिंग फिगर दे दे, डिफरेंस लिखें। ऐसे कर सकता है। वो ऐसे कर सकता है कि आपको डिविडेंड पेड दे दे, डिविडेंड पेड दे दे, और बोलेगा रेट बताओ, परसेंटेज बताओ। इस तरह कर सकता है। थ्योरी के सवाल कर सकता है। अच्छा, थ्योरी भी इसकी वो कॉमन है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ जनरल रिजर्व। बहुत कॉमन थ्योरी है, बहुत कॉमन थ्योरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये थ्योरी में दे रहा होता है। ठीक है। सो आपको पहली बात कंपनी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने आता हो। दूसरी बात, कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है उसका एक फॉर्मेट मैंने बताया होगा आपको कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट वन कॉलम बनती है, और हम ओवरऑल टोटल फिगर लिखते हैं, टोटलिंग करते रहते हैं। ठीक है। और इंटरेस्ट को आखिर में माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम आखिर में माइनस करते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। तो एक रिकेप कर लेते हैं, एक रिकेप कर लेते हैं। फिर मैं आपको ऐसा करूंगा, एक पेपर दे दूंगा रिसेंट का, 2022 का। उसका सवाल नहीं करा था, पेपर दे दूंगा जिसमें कंपनी का सवाल हो, और वो आप ट्राई कीजिएगा। इज इट ओके? तो एक रिकेप कर लेते हैं कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे आते हैं। ये 2016 का सवाल है। आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने ये बताना है कि कौन सी चीज कहाँ फॉल करेगी। अच्छा, यहाँ इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं दे, तो ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिया होगा, आपने खाली पुट करना होगा। ठीक है। तो इस सवाल को ट्राई करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सारे ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, डेट देख सकते हैं, ये ओपनिंग साइड पे लिखते हैं। मुझे बताएं कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये कहाँ लिखेंगे। अगर मैं आपके सामने स्क्रीन शो करूं तो ये किस कॉलम के अंदर आएगा। आपके पास तीन कॉलम होते हैं, तीन कॉलम होते हैं रिटेनिंग में, शाबाश। और इसको ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अगर सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया होता या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया होता तो क्या करते बेटा। अगर सवाल में प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया होता, लिखा होता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या लिखा होता प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या करते बेटा। तो फिर क्या करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ अपने। आपको सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था, फॉर सपोज 90,000। कितना दिया हुआ था। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 90,000। और नीचे उसने लिखा हुआ था कि 10% डिबेंचर हैं हमारे पास, हमने इशू किए हैं। डिबेंचर लोन की तरह ही होता है, डिबेंचर लोन की तरह ही होता है। 10% डिबेंचर हमने इशू किए हैं, और उनकी अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000। तो मुझे बताएं व्हाट यू विल डू, आप क्या करते। जी बेटा, कितना लिखते प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है। आर यू लिसनिंग टू मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, आर यू लिसनिंग टू मी? एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट बेटा। हम लिखते 75,000। ठीक है बेटा। हम इसका 10% निकालते 15,000, और उसमें से माइनस करते। कभी कभार वो डिबेंचर की इशू की डेट भी दे देता है कि फॉर सपोज हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर को, हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर को। डिबेंचर हमने इशू किए थे अप्रैल में, डिबेंचर हमने इशू किए थे 1 अप्रैल 2016 को इशू किए थे। मतलब 6 महीने हो चुके हैं लिए हुए। तो फिर हम 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको चीजें पता हैं, आपको इसके बारे में आइडिया है। आगे चलते हैं। आगे सवाल में इसने दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका क्या करेंगे बेटा, कहाँ लिखेंगे।
मैं आपके सामने कॉलम सामने रख देता हूँ। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेनिंग, कहाँ लिखेंगे इसको? बी क्विक बेटा। 7,000। शाबाश। हम डिविडेंड पेड इंटरम जो है माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग में, इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, इस कॉलम में। उसके बाद कह रहा है हमने 1 नवंबर 2015 को शेयर इशू किए, उनकी फेस वैल्यू थी $1। ठीक है, फेस वैल्यू देख लिया करें, काइंडली मेक श्योर उसकी फेस वैल्यू कितनी थी। तो इसने नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं, फेस वैल्यू भी दी हुई है। इसका क्या करेंगे बेटा? शाबाश। हम शेयर कैपिटल के कॉलम में यहां लिखेंगे और हेडिंग देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे शेयर इशू। इसके बाद वो कह रहा है कि ट्रांसफर 80,000 टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर 80,000 टू जनरल रिजर्व, इसका क्या करेंगे? ऐड इन जनरल रिजर्व, हम जनरल रिजर्व का जो इसको ऐड करेंगे जनरल रिजर्व में, और दूसरा लेस करेंगे रिटेनिंग से। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर ऑन ऑल इशूड शेयर। अच्छा, इसको करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे सारे शेयर कितने बनते हैं, क्योंकि वो सबको दे रहा है। तो 30,000 में यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे जो टोटल शेयर बन जाएंगे, क्योंकि एक शेयर टोटल 1 का ही था, तो बन जाएंगे 1 लाख। ठीक है, तो वो कह रहा है जो भी हमारे पास 1 लाख अमाउंट आ रहा था, अमाउंट भी 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर भी 1 लाख है। अमाउंट भी 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर भी 1 लाख है। ठीक है, इसका आइडिया होना चाहिए। तो हमने 0.02, सॉरी, 0.20 पर शेयर हमने डिविडेंड दिया है। 0.20 हमने पर शेयर डिविडेंड दिया है। तो उसका क्या करेंगे बेटा? इसका क्या करेंगे? शाबाश बेटा। हम 1 लाख का 0.02 निकाल 0.20 निकालेंगे, वी विल गेट 20,000। और 20,000 हमारा डिविडेंड होगा, रिटेनिंग से माइनस करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात बेटा, एक छोटी सी बात। फॉर सपोज, एक फॉर एग्जाम्पल, हमने 70,000 ओपनिंग में हमारे पास शेयर आ रहे थे, और एक शेयर था $2 का, सॉरी, एक शेयर था $2 का। ठीक है, तो 70,000 इंटू $2 हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000। फिर हमने 30,000 और शेयर इशू किए, और यहाँ भी एक शेयर था $2 का। तो ये कितने हो जाएंगे? 60,000। ये हो जाएंगे 60,000, और इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 70 प्लस 30, 1 लाख। और एक शेयर की फेस वैल्यू $2 है, तो ये 140, ये 60, टोटल आ गया 2 लाख। अब अगर सवाल में वो कहता है कि 0.20 पर शेयर हमने डिविडेंड पे किया, तो आप क्या करेंगे? ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको सीखा हुआ है। नए सवाल मैं जानबूझ के नहीं करा रहा, मैं चाह रहा हूँ आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। सवाल है ही लिमिटेड, इस टॉपिक के बहुत लिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं बेटा, नो बेटा, नो 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 नो। देखें बेटा, मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा था। डिविडेंड दो तरह का होता है। एक होता है डिविडेंड जो क्वांटिटी पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है। और एक होता है आपका, अल्लाह भला करे, एक होता है डिविडेंड अमाउंट पे लगता है। अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो ना, डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू बनती है उसी पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और डिविडेंड अगर हमारे पास इस तरह दिया हो, पर शेयर दिया हो, तो फिर हम क्वांटिटी पे लगाते हैं। अब लास्ट टाइम जो हमने किया, इससे पहले 20,000 आया, उसमें मसला ये था कि एक शेयर था ही $1 का। अब आपको एक चीज बता दूं, एक शेयर $1 का है तो कोई मसला नहीं, आप किसी पे भी लगाए आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर एक शेयर $1 का नहीं हो, $2 का हो, जैसे एक शेयर कितने का, $2 का है, या 0.5 का, तो यहाँ बी केयरफुल, यहाँ बी केयरफुल। अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो इसका बहुत ख्याल कीजिएगा। एक होती है डिविडेंड की टोटल वैल्यू, एक होती है शेयर्स की टोटल वैल्यू, और एक होती है शेयर की फेस वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ आप देखें, यहाँ शेयर की टोटल वर्थ कितनी है? 1,40,000। और क्वांटिटी कितनी है? 70,000, क्योंकि एक शेयर $2 का है, इसीलिए 140 बन रहा है। यहाँ शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है? 60,000। और क्वांटिटी कितनी है? 30,000। तो इसका बहुत ख्याल कीजिएगा, अगर वो आपको बोलता है 0.20 पर शेयर, यहाँ एक शेयर $1 का नहीं है, $2 का है। तो यहाँ आपने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने बनते हैं। 70 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 1 लाख।
तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, वी विल गेट $20,000। ठीक है। और मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ पेपर में पेंसिल से इसके ऊपर लिख दिया करें कि एक शेयर कितने का है। अब एक शेयर यहाँ $2 का है फॉर सपोज। तो एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि जो भी हमारे पास टोटल वर्थ आ रही है इसको डिवाइड कर दें इससे। अगर आपको नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी है और एक शेयर $1 का नहीं है, अगर एक शेयर $1 का है, नो इशू, जैसे भी करो। तो एक शेयर अगर $1 का नहीं है तो क्वांटिटी फाइंड करने का तरीका ये होता है, आप इस 2 लाख को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आती है। तो रिवर्स वर्किंग के लिए हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 1 लाख। और इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करें जो भी आपको वो डिविडेंड की वो जो तरीका दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 0.20। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे बोला है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, हमें एक्सट्रैक्ट किसका बनाना है? इसका बनाना है, इक्विटी का, रिजर्व का और नॉन करंट लायबिलिटी का। तो ये सारा इक्विटी कहलाता है, ये सारा इक्विटी कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर जनरल रिजर्व लिखते हैं, फिर रिटेनिंग लिखते हैं, और आखिर में उसका और बैलेंस ये वाले लेते हैं, क्लोजिंग लेते हैं। तो अगर पेपर में कभी एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाए कि इक्विटी वाला, बाकी सारा सेक्शन सेम बनता है और 1 कॉलम होती है। ठीक है, एसओएफपी भी 1 कॉलम होती है और इनकम स्टेटमेंट 1 कॉलम होती है, हम माइनस करके लिख रहे होते हैं। तो एसओएफपी में सीन ये होगा, इक्विटी सेक्शन में आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है बेटा, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है ना, वो आपके पास दी हुई है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उसको वो आपको दी है वर्टिकल फॉर्म में दी है, उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लें, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड रिटेनिंग। ठीक है। और नॉन कर लाइबिलिटी में क्या आएगा, आपका डिबेंचर आएगा। नॉन कर लाइबिलिटी में क्या आएगा वो अलग से लिखते हैं। डिबेंचर क्या, कि जो डिबेंचर की परसेंटेज है वो लिखिएगा। ठीक है। एंड दूसरी बात, ये 1 कॉलम बनती है, 1 कॉलम बनती है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं नोट्स मैंने भेजे होंगे आपको। तो जनरल रिजर्व के क्या 2 रीजन होते हैं, याद कर लें। टू टू कंजर्व द कैश, हम जनरल रिजर्व अकाउंट क्यों मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आगे डिविडेंड देना पड़ेगा, बहुत सारे मसाइल होंगे, तो हम कैश को साइड लाइन करना चाहते हैं ताकि कैश फ्यूचर में किसी मकसद के लिए यूज़ हो। ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए, फ्यूचर में कोई इश्यूज आ जाएं, उनको मैनेज करने के लिए साइड में जनरल रिजर्व बनाते हैं। उसके बाद डिफरेंस बताएं ऑर्डिनरी शेयर का, डिबेंचर का। डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। इस पे डिविडेंड दिया जाता है, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और इसका डिविडेंड इक्विटी में आता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में आता है, और इसका इंटरेस्ट जो है आपका उसमें आता है, क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, ये मैं रीजन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये शीट भेज देता हूँ ग्रुप में, कि हम जनरल रिजर्व क्यों बनाते हैं, टू रिटेन कैश इन द बिजनेस, मेंटेन लिक्विडिटी। अच्छा, उसके अलावा फंड रिटेन फॉर मेजर एक्सपेंडिचर सच एज परचेजिंग नॉन करंट एसेट। असल में ये होता है कि हम, अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा होंगे ना, तो प्रॉफिट ज्यादा है तो कैश भी ज्यादा होगा, जाहिर है कैश भी आया होगा। तो समटाइम ये होता है कि हम प्रॉफिट को देख के कैश विड्रॉ करते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है। पार्टनर जब ड्राइंग करता है ना, ड्राइंग करने से पहले वो करंट अकाउंट को देखता है, ड्राइंग करने से पहले वो करंट अकाउंट को देखता है, कैपिटल अकाउंट को नहीं देखता। तो करंट अकाउंट से उसको अंदाजा हो जाता है, फॉर सपोज करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 20,000, तो उसको लगता है कि 20,000 में विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना मिला है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिला है, मुझे सैलरी इतनी मिली है, तो मैं 20,000 विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बिजनेस भी जब कैश को यूज करता है तो वो भी रिटेन प्रॉफिट को देख रहा होता है, रिटेन प्रॉफिट को देख रहा होता है। तो अगर हम इसको साइडलाइन नहीं करें तो हमारा रिटेन प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिटेन प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर बोलेंगे भाई डिविडेंड दो। ठीक है ना। और हो सकता है कि वो एक ऐसे एक्सपेंस में लग जाए जो कि कैपिटल नेचर का नहीं हो, जो फ्यूचर में आपको फायदा नहीं दे। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, बिजनेस कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि रिटेन प्रॉफिट हमारे पास कम होगा तो उसके हिसाब से कैश भी हम क्या करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे, और वो कैश फ्यूचर में हमारे कहीं और काम आ जाएगा।
क्योंकि जनरल रिजर्व से क्या होता है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश तो आपके पास जितना है उतना ही है, लेकिन जब भी हम कैश फ्यूचर में विड्रॉ करेंगे, यूज करेंगे, तो हम रिटेन प्रॉफिट को जरूर देख रहे होते हैं कि साइड में हमें प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, उसी के हिसाब से कैश विड्रॉ करें। बिजनेस तभी फायदे में जाता है कि आप अपने प्रॉफिट को देख के ड्राइंग किया करें। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो ठीक है ड्राइंग कर लो, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो ड्राइंग को मैनेज करो। ठीक है, अच्छा जी, ये डिबेंचर और ऑर्डिनरी शेयर के डिफरेंस बताए हुए हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। कंपनी का सवाल आएगा, थ्योरी मस्त आएगी, और थ्योरी पूरी रूट लर्निंग वाली थ्योरी होती है, पूरी रूट लर्निंग की थ्योरी होती है, तकरीबन यही सवाल रिपीट होते हैं। तो एक आसान टॉपिक है और इस बार आ भी सकता है, बिल्कुल कंफर्म आ सकता है। अच्छा, ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, ये आसान होगा, ये आप मैनेज कर लेंगे, पर इसमें कुछ पार्ट है जो मैं सोचता हूँ करवाऊँ, ये वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ करवाऊँ, ये वाला, डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर इन सेंट पर शेयर, ये ठीक है, ये मैं कराना चाह रहा हूँ, और ये वाला भी कराना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट द इक्विटी। ठीक है, ये दोनों कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो इक्विटी कैलकुलेट करो, तो ये तो बहुत आसान है। इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, साल के शुरू में, स्टार्टिंग में। अच्छा, इसको कभी कभार शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, कभी कभार इसको शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। पेपर में कभी सवाल आ जाए ना, शेयर होल्डर इक्विटी, या आपके सामने सवाल आ जाए शेयर होल्डर फंड्स, तो उसका मतलब क्या है, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, ये मतलब होगा उसका। जी, बी क्विक बेटा, हमें आगे चलना है, आगे पढ़ना है। जी जी, शाबाश बेटा, चलिए इन सबको वेट कर देंगे, आगे चलते हैं, आगे वाला पार्ट कर लेते हैं। आगे पार्ट कह रहा है कि हमने जो डिविडेंड पे किया है ऑर्डिनरी शेयर पे, उसको सेंट में उसको सेंट में कैलकुलेट करें, क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, देखिए बेटा, हम जब डिविडेंड पे करते हैं ना, तो यहाँ एक शेयर $1 का ही है मेरे ख्याल से, तो इतना बड़ा इशू भी नहीं है। हम जब डिविडेंड पे करते हैं तो हम लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी उसने डिविडेंड पर शेयर दिया होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं हो तो हम ऑर्डिनरी शेयर लेते हैं, और डीपीएस, डीपीएस हमारा डिविडेंड पर शेयर, तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 0.20 से, 0.20 डिविडेंड पर शेयर था, और ऑर्डिनरी शेयर 1 लाख थे, आप पास आ गए 20,000। इसमें क्या करें, इसने डिविडेंड आपको दिया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर भी दिए हुए हैं, है ही $1 का एक शेयर, तो इतने ही होंगे। ठीक है, अगर $1 का शेयर नहीं होता, $2 का होता, $0.5 का होता, इससे मैं डिवाइड कर देता। ठीक है, अच्छा जी, तो वो ये कह रहा है कि डिविडेंड जो हमने पे किया था, मैं आपको हाईलाइट कर लेता हूँ। हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था 3,000। ठीक, उसके बाद हमने डिविडेंड पे, फाइनल डिविडेंड पे किया था 4,500, और हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी 1,50,000 है। वो ये कह रहा है, जाहिर है इस 1,50,000 को हमने मल्टीप्लाई किया होगा किसी से, और फिर उसके बाद ये डिविडेंड आया होगा। ये बताएं कि हमारा डिविडेंड जो आया है, ये कितना पर शेयर था, ये बताएं। अब इसने ये नहीं बोला फाइनल या इंटरम, जस्ट डिविडेंड बोला है, तो हम सारे ही लेंगे। तो सारे लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा 7,500 इज इक्वल टू डीपीएस, डीपीएस मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। जी बेटा, कितना आया, शाबाश, ये आ जाएगा 0.05 पर शेयर, $0.05 पर शेयर। ठीक है, या 5 सेंट पर शेयर, या 5 सेंट पर शेयर, 5 सेंट पर शेयर, ये भी सही है। और अगर इसको हम डॉलर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.05 पर शेयर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अच्छा जी, ये मैं आपको हैंड आउट भेजा था, उसमें मैंने थ्योरी के कुछ पार्ट्स अटेम्प्ट करके, मतलब एमएस से कॉपी करके दिए, तो इससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा, आपको बेटा कॉल्ड अप का, पेड अप का आइडिया है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, ये थ्योरी में आता है, इसकी इतनी कैलकुलेशन कभी नहीं आती, लेकिन डू यू हैव एन आइडिया ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, वीडियोज में मैंने बताया था आपको। नो, मैंने नहीं बताया था, ये मैं देख लेता हूँ, ये शायद वीडियो मिस हुई है मुझसे। देखें, जब हम शेयर इशू करते हैं ना, जब भी हम शेयर इशू करते हैं,
तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी रेस कर सकती है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होगा, सॉरी, अमाउंट की जगह मैक्सिमम शेयर लिख देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो कंपनी को जब रजिस्टर करवाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अच्छा बताया था, चलो मैं आइडिया दे रहा, फिर भी आइडिया दे देता हूँ, रिकैप हो जाएगा। जब भी आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि काइंडली आप ये बताएं कि आपको टोटल शेयर्स कितने चाहिए, ये बताने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट चेक भी करती है कि आपको वाकई नीड है या नहीं है, फिर उसके बाद अप्रूवल देती है। क्योंकि होता ये है कि जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो डायरेक्ट सारे पैसे नहीं लेते, थोड़े थोड़े करके लेते हैं। लेकिन जब हम फॉर्म करते हैं, तो फॉर्म करने से पहले हम गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेते हैं, ताकि बाद में मसाइल नहीं। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर लेती है कि वाकई इनको इतने पैसों की जरूरत है या नहीं, इतने शेयर चाहिए नहीं चाहिए। तो ये कहलाता है अथोराइज शेयर कैपिटल। इसको हम कहीं भी नहीं लिखते, हम ना ही हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लिखते हैं, ना ही हम इसको अपने एसएसपी में लिखते हैं, ना ही इसको कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं। इट्स फॉर थ्योरी पर्पस। अगर कोई कंपनी हम फॉर्म करते हैं, कोई पूछे कि आपने जब कंपनी को फॉर्म किया था कितना मैक्सिमम शेयर्स का आपने अमाउंट रखा था, या कितनी मैक्सिमम शेयर्स की आपने क्वांटिटी रखी थी, तो ये कहलाता है अथोराइज शेयर कैपिटल कहलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब हम काम बिस्मिल्लाह करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में हम बोलते हैं कि भाई हम इतने शेयर इशू करना चाह रहे हैं, इतने शेयर इशू करना चाह रहे हैं। ये कहलाता है इशूड शेयर कैपिटल। एक मिनट कीजिएगा, मैं मोबाइल साइलेंट कर लूँ। हाँ, तो issued share capital is a share capital which company is going to be raised, which company is going to raise, जो कंपनी क्या करना चाह रही है, रेस करना चाह रही है, आवाम से पैसे लेना चाह रही है। होता है वैसे यही है, जितना आप लोगों से मांगते हैं लोग उतना ही दे देते हैं, ज्यादातर यही होता है। या ज्यादा दे देते हैं, या उतना ही दे देते हैं, या फिर कम दे देते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में तकरीबन जितना हम मांगते हैं लोगों से उतना ही मिल जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, बाज दफा कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है कि हालात ऐसे हैं कि लोग एकदम सारे पैसे नहीं देंगे, तो कंपनी थोड़े पैसे बोलती है, हम इतने शेयर इशू करना चाह रहे हैं, फॉर सपोज हम 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं, और एक शेयर जो है कितने का है, $1 का है। तो हमें टोटल 1 लाख रुपीज चाहिए, और हम 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं, एक शेयर $1 का है। वैसे उनकी फेस फिर भी वो क्या नाम है, वैल्यू भी कुछ और रखते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई हम 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं, एक शेयर कितने का, $1 का है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है लोग इतने इंटरेस्ट नहीं लें, तो उनके लिए जिंदगी आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई ऐसा है, जो भी इंटरेस्टेड हो वो शेयर्स की अप्लाई करे, और 0.5 जमा करा दे। मतलब अगर आप सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तकरीबन सारे लोग तैयार हो गए हैं, तो सारे के सारे लोग तकरीबन 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जमा जो कराएंगे वो कितना जमा कराएंगे, 0.5। हमने 50 सेंट मांगे हैं, कि अभी आप 50 सेंट दे दें। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कि हमने लोगों से जो आर्ग्यूमेंट रखी है, लोगों से जो मुतालबा रखा है, वो ये रखा है कि भाई हम इतने शेयर इशू करना चाह रहे हैं, टोटल रकम हमें इतनी चाहिए, आप इतनी जमा करा दें, आप इतनी जमा करा दें। भाई जब भी आप स्कूल जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपके सामने एक अमाउंट रखते हैं कि भाई आप एडमिशन लेंगे तो आपने इतना अमाउंट देना होगा। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना देना होगा। लेकिन बाज़ दफा हालात ऐसे होते हैं, थोड़ा कम अमाउंट मांगते हैं, पूरा अमाउंट नहीं मांगते। अच्छा, उसके बाद फिर लोग ज़ाहिर है अप्लाई करेंगे, लोग ज़ाहिर है अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है लोग पूरे 50,000 ही दे दें आपको, ज़्यादा दे दें, कम दे दें। तो फॉर सपोज लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया 80,000 शेयर के लिए, कितने, 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। और लोगों ने जो पेमेंट की वो 0.5 की। लेकिन 80,000 शेयर के लोगों ने अप्लाई किया था, तो टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ वो कहलाएगा 40,000। ये कहलाएगा पेड अप कैपिटल, ये कहलाएगा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या है, मैं जरा डिटेल में नहीं जा रहा, टेक्निकल में नहीं जा रहा, इसका एक एमसीक्यू है, मैं जरूर वो करवाऊंगा, उससे आपको जरा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो पेड अप कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जो पेड होता है, जो लोगों ने पे किया है, उसके इस कॉल्ड अप के अगेंस्ट लोगों ने जो पेमेंट की है, वो कहलाता है पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, या थ्योरी में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। कैलकुलेशन इसकी एक एमसीक्यू में आई थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू।
ठीक है? तो आपको आइडिया होना चाहिए इशूड शेयर कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है। यहाँ तक आइडिया है, याद है? आगे चलो। ओके, चलें, ये बताएं, आसान सवाल है। डायरेक्टर की सैलरी कहाँ आएगी? आईएएस में आएगी, शाबाश। और अदर रिसीबल कहाँ आएगा? एसएफ में आएगा, शाबाश। ठीक है, अच्छा जी। तकरीबन चीजें आपने की होंगी। अच्छा जी, मैं ये फाइल आपको भेज देता हूँ। तो मैं पर्सनली बोलूंगा इसके आप सारे सवाल कर लें। अगर आपको कोई इशू है या नहीं है मुझे बता दें, कोई इशू हो तो बताएं। मैं एक सवाल और करवा दूं, ये वाला करवा दूं, डीडब्ल्यू लिमिटेड का डिस्कस कर लें, या भले आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर देख लेंगे जो मसला हो। चलें, मैं ऐसा है, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसके अगर कभी आपने आंसर्स देखने हो, इसमें मैंने निशान नहीं लगाया, बताया नहीं कब कौन सा सवाल कब का है। ओके, चलिए, इसमें मैंने बताया नहीं, इसमें ये रहा देखें, ये नज़र आ जाएगा आपके पास आखिर में। ठीक है, तो ये आखिर में नज़र आ जाएगा। जो भी सवाल मैंने दिए ना, उसके आखिर में कोई ना कोई लिंक मैंने ज़रूर दिया होगा। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, रात वाली क्लास में मैं पेपर डिस्कस करूंगा और कंपनीज की क्यूरीज भी सुनूंगा, ठीक है? मैं रात को भी क्लास लूंगा, ठीक है, ताकि आज क्योंकि 15 तारीख है, तो लॉस बहुत हो रहा है और हमें थोड़ा कोर्स को स्पीड भी देनी होगी। तो ये कि रात वाली क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा